हर कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज़ से, एक सोच से। और ये कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको शुरू करने का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा एलन ट्यूरिंग को। उन्होंने अपने फेमस ट्यूरिंग टेस्ट से पहली बार 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ही दुनिया को ये सोचने का मौका दिया कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं। साल था 1956। जॉन मैकार्थी और उनके कुछ साथी दोस्तों ने डार्टमाउथ कॉलेज में इस कॉन्सेप्ट की नींव रखी, जिसे नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैकार्थी का मानना था कि आने वाले कुछ ही सालों में मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, और पहली बार उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। मैकार्थी अपने समय से बहुत पहले थे, लेकिन उनका अनुमान बिल्कुल सही था। फिर भी इंसान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में बहुत पीछे था। जल्द ही इसकी सारी हकीकत तब सामने आई जब दुनिया को पता चला कि अपोलो 11 मिशन में होने वाली मेमोरी का साइज, जो कि 64 KB था, यह अनुमान बहुत दूर था। सारी इंसानी सभ्यता ने उन पर हंसा और उनका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उनका अनुमान उनको फेल होते दिखा, और ये कहानी वहाँ पर थोड़े वक्त के लिए ठहर गई। और एलन ट्यूरिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दिए हुए सिद्धांत का और जॉन मैकार्थी के इस शब्द पर 1990 तक विराम लग गया। और इसी के साथ 19वीं शताब्दी अपनी आखिरी चरण पर थी और होने वाली थी एक नई सदी की शुरुआत। लेकिन हाल ही में कंप्यूटर की दुनिया में हर फील्ड में कंप्यूटेशनल पावर को बढ़ावा देने वाली कंपनी IBM इस पर बहुत पहले ही काम करना शुरू कर चुकी थी। साल 1997 में पूरी दुनिया हैरान रह गई जब IBM की एक मशीन डीप ब्लू ने शतरंज के सबसे मशहूर खिलाड़ी गैरी कैस्परोव को शतरंज में हरा दिया, और दुनिया ने फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया मशीनें इंसानों को हराने में सक्षम होने लगी हैं। और इसी के साथ एक नई सदी का दौर आया और 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई। नई नई कंपनियां, नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे थे। हालांकि इंटरनेट ने अभी अपना पैर पसारना शुरू किया ही था। गूगल अपने सर्च इंजन पर तेज़ी से काम कर रहा था, नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तैयारी हो रही थी, और अर्कुट अपने चरम सीमा पर था। और साल 2016 में गूगल ने पहली बार अपने एल्गोरिथम्स के कंप्यूटेशनल पावर की मदद से गो नामक एक खेल में ली सेडोल को हरा दिया, जो कि एक चाइनीज़ खिलाड़ी थे। और यह खेल बहुत ही स्ट्रैटेजिक माना जाता था, जो कि एक पुराना चाइनीज़ स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम था, जो कि बहुत कठिन माना जाता था। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साल था 2010 से 2020 का समय, जिसके दौरान एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे आर लैंग्वेज कहते थे, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर सांख्यिकी गणनाओं, स्टैटिकल कैलकुलेशंस और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता था। कंपनीज ने इस पर ध्यान ना देकर पाइथन की लाइब्रेरीज को डेवलप करना स्टार्ट किया, और 2015 में गूगल ने टेंसरफ्लो लाइब्रेरी लॉन्च की। 2016 में पाइटॉर्च नाम की एक लाइब्रेरी आई, और 2007 में स्काईकिट नाम की लाइब्रेरी, जो पहले से मौजूद थी, वो आ चुकी थी। और धीरे धीरे इंसानों ने मशीनों को खुद से ज़्यादा ताकत देने पे जोर दिया और अपना सारा काम मशीनों से कराने के आदी हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट दुनिया में कदम रख चुके थे, और इन पर रिसर्च तेज़ी से बढ़ने लगी। और इसी बीच डीप माइंड नाम की एक कंपनी ने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, कदम रखा। उन्होंने पहली बार रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसका मतलब होता है मशीनों को खुद से कुछ भी सीखने और करने की कला को विकसित करने पर जोर दिया। साल था 2015, और गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट को तेज़ी से पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था, और गूगल ने इस दिशा में पहली बार कदम रखा और डीप माइंड को खरीद लिया। इन्हीं 10 सालों के अंतराल के बीच में एक और नाम जो बढ़ता हुआ आगे आ रहा था, जिसे हम एलॉन मस्क के नाम से जानते हैं, इन्होंने सैम अल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन के साथ मिलकर OpenAI नामक कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था यूजर से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना, ताकि मशीनें और भी काम को करने में सक्षम हो सकें। और साल 2018 में OpenAI ने अपना पहला GPT मॉडल दुनिया के सामने रखा, जिसका मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसका उद्देश्य था टेक्सचुअल डेटा के बेसिस पर डेटा को प्रोसेस करना और प्री ट्रेन्ड मॉडल के आधार पर यूज़र के हिसाब से उनके सवालों का जवाब देना। यह भाषा और टेक्स्ट को समझने में बहुत सटीक था, और दुनिया ने इसे खूब पसंद किया। लेकिन फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेट ना कर पाने के कारण कंपनी की फंडिंग को कमज़ोर पड़ता देखकर सैम अल्टमैन ने इसके और मॉडल्स बनाए, अपने रेवेन्यू मॉडल में थोड़े बहुत बदलाव किए, जिसके कारण कुछ समय के लिए एलॉन मस्क उनसे दुखी भी हुए थे। आपसी विवाद की वजह से एलॉन मस्क का AI, जिसे उन्होंने बाद में ग्रॉक नाम दिया, उसे लॉन्च किया। तो ये थी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत से अंत तक की जर्नी।